हमारा जो आज का टॉपिक है वो IFRS 2 है, शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, शेयर बेस्ड पेमेंट क्या है? इसमें नॉर्मली हम जो है जो भी पेमेंट्स कर रहे होंगे वो शेयर की फॉर्म में कर रहे होंगे, ठीक है। यानी बिजनेस कुछ चीज़ें खरीदता है या परचेज करता है, वो कैश नहीं देगा, वो क्या देगा? शेयर देगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम IFRS 2 पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश, शेयर की पेमेंट नहीं है, हम कैश की पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो IFRS 2 को कितनी टाइप्स की पेमेंट है, यहाँ पर 3 टाइप्स की पेमेंट्स है। नंबर 1, कि हम सामने वाली पार्टी से कुछ चीज़ परचेज करें, और परचेज करने के बाद उसको जो पेमेंट करें ना, वो शेयर की फॉर्म में करें। उससे लेट्स सपोज एक सेकंड पार्टी से जो हमने लैंड परचेज की है, जो हमने मशीनरी परचेज की है, जो हमने बिल्डिंग परचेज की है, उस उसकी हम पेमेंट ना करें, बल्कि उसके अगेंस्ट उन्हें शेयर इशू कर दें, ठीक है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 क्या है? कि हम उन्हें शेयर ना दें, ठीक है, हम उन्हें शेयर ना दें, बल्कि हम उन्हें कहें कि आप हमें, आपसे जो भी चीज़ आ रही है ना हमें, इस कि जो हम इसके अगेंस्ट आपको इतने शेयर दे देंगे, ठीक है, इतने शेयर देंगे। और जब डे आ जाए जिस दिन आपने वो शेयर देने हो, तो बजाय वो शेयर देने के आप उन्हें वो शेयर के अगेंस्ट जितनी उनकी अमाउंट बनती है वो अमाउंट उनको आप पे कर दें और इशू कर दें। तीसरा क्या है? कि लेने वाले के पास, यानी जिससे आप चीज़ से ले रहे हैं, उसके पास ये ऑप्शन हो कि वो आपसे पैसे ले ले या फिर शेयर ले ले। तो याद रखिएगा कि जब भी हम IFRS 2 की बात करते हैं, यहाँ पर जस्ट ओनली शेयर की फॉर्म में पेमेंट नहीं होती, देर इज आल्सो ऑप्शन ऑफ कैश, ठीक है। जो कि आप शेयर की जितनी वैल्यू बन रही होती है उस डे पे आप उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब भी हम शेयर पे पेमेंट की बात करते हैं ना, तो इसकी डबल एंट्री कैसे करते हैं या इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक बंदे से आपने मशीन परचेज की, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो आप उसकी रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि एसेट आपके पास है तो एसेट का इंक्रीज डेबिट ऑन द सेम डे, जिस दिन एसेट आपकी आपके पास पहुंचा और एसेट आपकी पोजीशन में आ चुका, एसेट की ओनरशिप रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं आपको, तो आप उसी दिन अपनी एंट्री जो पास करेंगे, डेबिट मशीन और क्रेडिट इक्विटी, इस क्रेडिट आप अपनी इक्विटी कर देंगे, ठीक है। जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपने चीज़ें परचेज की हैं, और जिस बंदे ने परचेज की हैं, जिस एंटिटी ने परचेज की हैं, जिस बिजनेस ने परचेज की हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट मशीन और क्रेडिट इक्विटी, ठीक हो गया। और अगर, क्योंकि यहाँ पर है, अगर हम सर्विसेज ले रहे हो तो अच्छा, जब भी हम अ, बात करते हैं ना कि हम चीज़ें, या तो हम कोई चीज़ ले रहे होंगे, कोई कमोडिटी होगी फिजिकल जिसको हम टच कर सकते होंगे, जिसको हम देख सकते होंगे, कोई PC होगा, कोई लैपटॉप होगा, कोई लैंड होगी, कोई बिल्डिंग होगी, जिसकी एक्टिवली मार्केट में कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अगर वो लैंड है तो आप 10-20 जो भी आपके पास रियल स्टेट वाले हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनकी वो वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, देर इज अ नंबर ऑफ डॉक्टर, हर डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करता है और उनका एक्सपीरियंस लेवल डिफरेंट है। तो जब अगर आप उनकी उस सिनेरियो को देख करके उनकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंट है, ट्रीटमेंट का स्टाइल डिफरेंट है। हालांकि पेशेंट सेम है, उसको इशू सेम है, लेकिन हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का स्टाइल डिफरेंट है। अब क्योंकि चीज़ें डिफरेंट है तो उनकी एक्टिव वैल्यू फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि उनकी रियल वैल्यू क्या है, ठीक है, या एक्चुअल वैल्यू। तो हम फिर अपनी तरफ से जो हम पेमेंट कर रहे होंगे ना, इतने नंबर ऑफ शेयर आपको इशू करेंगे, तो उनकी जितनी वैल्यू बनती है ना, उसके हिसाब से आप एंट्री पास करते हैं, कर लेते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, ओके, और वो पेशेंट कहे कि मैं आपको 10 शेयर दूंगा, तो 10 शेयर की जितनी वैल्यू बनेगी ना, तो उससे उसके हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे, ना कि डॉक्टर की एक्टिव मार्केट वैल्यू देखेंगे। जिस जबकि ऊपर वाले में जो मशीन आ रही थी, जो लैंड आ रही थी, उसकी एक्टिव मार्केट वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो सेकंड वाले में अगर आप देखें तो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वहाँ पे मुश्किल होता है कि हम उसकी एक्टिव वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या डेबिट करते हैं? क्योंकि सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो सर्विसेज केस में हम डेबिट P&L करते हैं, क्योंकि एक्सपेंस बुक हो रहा था, एक्सपेंस डेफिनेटली प्रॉफिट को कम करते हैं, तो P&L डेबिट, और आपकी उसके अगेंस्ट आप शेयर इशू कर रहे होते हैं तो इक्विटी आपकी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम एम्प्लॉइज को शेयर इशू करते हैं ना, क्योंकि जब भी एम्प्लॉइज की शेयर इशू करते हैं या शेयर हम इशू करने जा रहे होते हैं,
ठीक है। तो वहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, क्यों वहां पे क्या है, कुछ कंडीशंस, या तो कंडीशंस होंगी या कंडीशन नहीं होंगी। अगर कंडीशंस नहीं है तो डेफिनेटली एक बंदे को आपने कहा कि हम आपको शेयर देंगे आपकी पास परफॉर्मेंस की वजह से, आप चूंकि लॉन्ग टर्म कंपनी के साथ स्टे किया, तो कोई कंडीशन नहीं है, बगैर कंडीशन के आप उसे कह रहे हैं कि आप ये हम आपको शेयर देंगे, तो डेफिनेटली वो हर हाल में उन शेयर को आपसे रिसीव करेगा और आपसे लेगा, क्योंकि कंडीशन कोई नहीं है। ठीक है। तो जब उसको चीज़ फ्री की मिल रही होगी तो फिर वो डेफिनेटली उसको उसको अवेल करेगा। तो इस केस में प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आप फौरन से अपना एक्सपेंस बुक करेंगे, जिस दिन आपने उसको इन्फॉर्म किया, बताया, उसी दिन आपका एक्सपेंस बुक हो जाएगा, डेबिट पीएनएल क्रेडिट इक्विटी। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप कंडीशंस, कुछ ना कुछ आप एम्प्लॉय से एग्री करते हैं, कंडीशंस आप लगाते हैं कि ये चीज़ें आप कर लें, इतनी इतनी ये स्टे कर लें, और अगर आप ये काम कर लेंगे तो हम आपको शेयर इशू इशू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन या तो सर्विसेज हो सकती हैं या फिर परफॉर्मेंसेज हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देखिएगा, इसको समझने से पहले आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक होती है कि बस ग्रांडेड क्या होती है, जिस दिन आपने एम्प्लॉय से मुआहिदा किया कि हम आपको शेयर इशू करेंगे। एक होता है वेस्टिंग पीरियड, एक होता है वेस्टिंग डेट। ठीक है। वेस्टिंग पीरियड होता है कि इतने साल, अगर आप लेट्स एम्प्लॉय के साथ एग्री किया कि आप 30 साल रुकें, हम आपको शेयर देंगे। तो जिस दिन एग्रीमेंट किया ना, वो आपकी ग्रांड डेट है। और जब 30 ईयर्स कंप्लीट होंगे ना, और 30 ईयर्स की 31 दिसंबर को जो डेट होगी वो आपकी वेस्टिंग डेट है। और ये तमाम जो 30 ईयर का पीरियड है ना, ये आपका वेस्टिंग पीरियड है। ठीक है। तो चलें, अब आपको ये बात समझ आएगी। नॉन वेस्टिंग, जब आप एक तो सर्विस है कि आप इतने साल स्टे करें तो हम इशू करेंगे, आपको शेयर इशू करेंगे, यानी आप 10 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर, 6 ईयर, 8 ईयर आप स्टे करें कंपनी के साथ, तो हम आपको शेयर इशू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कंप्लाइंस को बताई जा रही है कि आप हमारे कंपनी में इतने इतने ईयर तक स्टे करें। जबकि दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर एक कोई परफॉर्मेंस दिए जाते हैं, कोई टारगेट दिए जाते हैं कि आप स्टे ही नहीं करें, बल्कि हमारे जो मार्केट जो शेयर प्राइस है ना, जो शेयर प्राइस है, जो 10 है, इसको 20 तक ले जाएं तो हम आपको शेयर इशू कर देंगे। यानी आपने एम्प्लॉइज को बताया कि ये 10, अभी हमारे जो शेयर की प्राइस 10 है, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केट की बात कर रहा हूँ, कि भी 10 है, इसको 100 तक ले जाएं तो हम आपको शेयर इशू कर देंगे। ठीक है। तो जहाँ जब टारगेट डायरेक्टली रिलेटेड किसके हो, आपकी शेयर प्राइस की हो, तो वो परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशन है। इसके अलावा जितने भी आपके टारगेट आते हैं वो नॉन मार्केट में आते हैं, यानी हमारी जो इन्वेंट्री की वेस्टेज हो रही हैं, आप इसको रोक लें, एम्प्लॉइज टर्नओवर को रोक लें, एफिशिएंसी को बढ़ा दें, तो यानी जितने भी आप टारगेट बन सकते हैं बाकी एक इदारे के अंदर, एक इंस्टीट्यूट के अंदर, वो आपके नॉन मार्केट कंडीशन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एक कंडीशनल ग्रांट होती है या अनकंडीशनल होती है। अनकंडीशनल हुई तो डेफिनेटली फॉरेन से एक्सपेंस बुक करेंगे, कंडीशनल हुई तो वहाँ पर या तो सर्विसेज होगी या परफॉर्मेंस होगी। सर्विसेज क्या है कि इतने साल तक रुक जाएं, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस मार्केट क्या है कि हमारे शेयर प्राइस को बढ़ा दो और इतने तक ले जाओ, हम आपको शेयर इशू कर देंगे। जबकि परफॉर्मेंस नॉन मार्केट क्या है कि आप शेयर प्राइस के अलावा जितनी भी टारगेट कंपनी बन सकते हैं, अगर आप हमारी जो टोटल एसेट है उनको 10 मिलियंस तक ले जाओ तो हम आपको शेयर इशू कर देंगे। तो देर नंबर ऑफ टारगेट्स कंपनी कैन क्रिएट इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एम्प्लॉयज। ठीक है। तो वो जो भी टारगेट होंगे वो परफॉर्मेंस नॉन मार्केट के होंगे। ठीक है। और याद रखिएगा कि सर्विस कंडीशन हो, ठीक है, या फिर नॉन मार्केट कंडीशन हो, ये हर साल के एंड पे इसको हम जब भी रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम फेयर वैल्यू भी रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, ये बातें हमको जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पर आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है। ये सर्विस यहाँ पे लिखा हुआ है, मस्ट चेक एट द एंड ऑफ द ईच रिपोर्ट, यानी हमने एम्प्लॉइज को कहा कि आप 5 साल तक रुकें तो हम आपको शेयर इशू कर देंगे। तो अब हमारे साल के एंड पे देखेंगे कि एम्प्लॉइज 5 साल तक रुक पाएंगे कि नहीं, यानी ईयर 1 हुआ, ईयर 1 का एंड हुआ, तो हमें लगा कि 30% जो है ना एम्प्लॉइज रुक पाएंगे, बाकी सारे के सारे कंपनी को छोड़ देंगे। ईयर 2 हुआ और हमने जब दोबारा से ओवरऑल कवर व्यू लिया और एनालिसिस किया तो उस समय लगा कि 50% एम्प्लॉइज रुक जाएंगे, 50% क्विट कर जाएंगे। तो ये 3 के एंड पे हमें लगा कि सारे के सारे एम्प्लॉइज छोड़ जाएंगे, तो हमें वहां पर ही अपनी जो इक्विटी बुक की थी और पीएनएल को डेबिट करके इक्विटी बुक की थी, हम उस एंट्री को रिवर्स कर लेंगे। ठीक है।
और इसी तरह अगर हम नॉन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी सेम एंट्री होती है। हम हर साल देख रहे होते हैं कि क्या टारगेट मीट हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। अगर मीट हो सकेगा तो हम उसको अपनी इक्विटी की उसमें बुक करते हैं, और अगर नहीं हो सकता तो हम इक्विटी से उसको निकाल देते हैं। तो कुछ ये जो चीज़ है आपको क्वेश्चन से समझ आएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने 500 एम्प्लॉइज को एक टारगेट दिया, और वो टारगेट ये क्या था कि 3 ईयर तक आपने रुकना है कंपनी के अंदर, और हम हर बंदे को, हर पर्सन को, हर एम्प्लॉइज को 300 शेयर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर शेयर प्राइस भी गिवन है, ये 1 2 3 एंड 4 की, ठीक है। और याद रखिएगा कि हम जब भी शेयर प्राइस लेंगे वो एक तो फेयर वैल्यू होगी, दूसरा हम वेस्टिंग हम जो है ग्रांड डेट की लेंगे, ठीक है, जिस दिन हमने उनसे एग्री किया होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 500। देखिए जी, ईयर 1 का एंड हुआ और हमें लगा कि हम ईयर के एंड पे 70% लोग इनमें से रुक पाएंगे, तो हमने 70% लोगों को ही अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया, ठीक है। और याद रखिएगा कि शेयर प्राइस हमेशा ग्रांड डेट की होती है। हम शेयर प्राइस हमेशा ग्रांड डेट की होती है, क्योंकि अगर ये कंपनीज की शेयर प्राइस होती है ना, कंपनी के कंट्रोल में होती है, कंपनी इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। और कंपनी ज़्यादा एक्सपेंस ये अर्ली ईयर में ज़्यादा एक्सपेंस बुक करके, और नेक्स्ट ईयर में मैं भी अपना एक्सपेंस चेंज कर ले, अपनी एक्सपेंस को गिरा दे, परफॉर्मेंस अच्छी दिखा के, और एस्टिमेट को अंडरस्टेट करके अपने एक्सपेंस को गिरा के अपनी इनकम भी बुक कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम शेयर प्राइस लेंगे तो वो हम फेयर वैल्यू लेंगे, कौन सी वाली? ये हम ग्रांड डेट की लेंगे, ठीक है। और चूंकि एक्सपेंस 3 ईयर का है तो हम 1/3 करते हैं, 1/3। इसी तरह ईयर 2 पे जाएं तो 500 शेयर्स हैं, 300 लोगों को हमने शेयर देने, नहीं 500 एम्प्लॉइज हैं, 300 हमने शेयर इशू करने हैं, और 80% चांसेस हैं कि एम्प्लॉइज अवेल करेंगे। और जो शेयर की परसेंट है 2/3 करेंगे। और तीसरी साल हमने, क्योंकि ईयर 3 कंप्लीट हुआ और हमें जो एक्चुअल डाटा हमने देखा, तो हमारे पास एक्चुअल डाटा सामने आया, ठीक है, क्योंकि ईयर 3 की चीज में एंड होना था और एम्प्लॉइज ने परफॉर्मेंस मीट करनी थी। तो ईयर 3 के एंड में हमने देखा कि 420 एम्प्लॉइज कंपनी में अभी तक मौजूद हैं, बाकी लेफ्ट कर चुके हैं। उनको 300 शेयर देंगे, और कैन जो कि हम फिर उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि हम हमेशा रिकॉर्ड किस पे करते हैं? ग्रांडेड की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके। अच्छा, ईयर 3 पे हमने जाके 3/3 नहीं किया। अगर आप 3/3 कर भी लेते हैं तो आपका आंसर वही आएगा जो आपका करंटली आंसर यहाँ पर 1260 मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ईयर 3 का पास करेंगे हम। जब ईयर 1 हुआ तो हमने इक्विटी डेबिट, P&L डेबिट करके इक्विटी क्रेडिट कर दी होगी, फिर हमने P&L डेबिट करके इक्विटी क्रेडिट कर ली होगी, फिर P&L डेबिट करके जब ईयर 3 आएगा तो हमने शेयर बेस पेमेंट जो कि रिजर्व है उसको डेबिट कर लेना है, क्योंकि हमने अर्ली ईयर में बुक कर दिया था, ठीक है। P&L डेबिट और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व हमने क्रेडिट किया था ना। और हर साल फिर ईयर 2 में जाकर P&L डेबिट और शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट किया था। और ईयर 3 में हम अब इसको शेयर बेस पेमेंट जो रिजर्व हमने बुक किया इसको डेबिट कर लेंगे, और शेयर जो हम इशू करेंगे उसकी जो फेस वैल्यू होगी उसमें हम उसको क्रेडिट कर लेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा उसको हम शेयर प्रीमियम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 400 हैं, और इसी तरह ऑप्शन क्या है कि आप 150 शेयर इनको इशू करेंगे, और वेस्टर्न कंडीशन क्या है? 4 ईयर तक स्टे करना, यानी अब दोबारा से सर्विस कंडीशन है कि आपने 4 साल तक रुकना है, ठीक है। और हमने कहा था कि हम हर एवरी ईयर्स के एंड पे हम उनकी एक्सपेक्टेशन देखते हैं कि एम्प्लॉइज रुक पाएंगे या एम्प्लॉइज नहीं रुक पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ईयर 1 के एंड पे आप देखें तो 60% एम्प्लॉइज रुकेंगे। तो 400 × 60%, और हर एक बंदे को इतनी शेयर इशू करनी है 150, मल्टीप्लाई 150 इंटू हम 12 करते हैं, ठीक है, इंटू 12 करते हैं। अगर आप कैलकुलेशंस करके देखें तो आपके पास यहाँ जो नीचे आंसर आ रहा है 108 यही आएगा। लेट मी चेक। 400, ठीक है। और आप जो है अनएम्प्लॉयड से कितनी शेयर इशू कर रहे हैं?
150 शेयर इशू कर रहे हैं। उसके बाद कितने परसेंट चांसेस हैं? 60% चांसेस हैं। कितने परसेंट चांसेस हैं? 60% चांसेस हैं। इस 60% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है क्या? और उसके बाद इसको इंटू 12 कर लेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा 108। दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ, 400 इंटू 150 इंटू 60% इंटू 1/4 करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 10800 आ जाएगा, ठीक है। और आपकी कैलकुलेटेड शेयर भी 108, तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी? पीएनएल डेबिट, शेयर बेस प्रीमियम, रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे चलते हैं, तो आपका जो ईयर 2 होगा, वहां पर आप करेंगे 400 इंटू कितने परसेंट है? 65% ले लेंगे, इतने प्राइस। और हाँ, 65% कितने शेयर इशू करेंगे? 150 शेयर इशू करेंगे। और 2/4 करेंगे। और 2/4 करेंगे तो आपके पास जो एकुमुलेटेड शेयर आएंगे, कितने आएंगे? अकुमुलेटेड शेयर, उनमें से आप 108 माइनस करेंगे, तो जो रिमेनिंग आंसर आएगा ना, वो आपके पास आएगा 126,000। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरे पास जो आंसर आता है, लेट्स सपोज 400 इंटू 65%, 0.65, 65%, और इंटू कितने शेयर इशू करने हैं? 150, 39,000, और मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो मेरे पास 234,000 बन रहा है, ठीक है। उसमें से माइनस करूंगा मैं 108,000, तो 126,000 बनेगा मेरे पास। और इसकी डबल एंट्री क्या होगी? पीनल डेबिट और शेयर बेस प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो सो ऑन इसी तरह आप करते जाएंगे, और लास्ट ईयर में जाकर के फिर आप एंट्री क्या बनाएंगे? आपकी शेयर बेस प्रीमियम रिजर्व डेबिट हो जाएगा, और जो कि आप हर साल बुक करते आ रहे हैं ना, वो डेबिट हो जाएगा। और ऑन ऑनर इक्विटी क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी डिफरेंस है वो आप शेयर प्रीमियम में ले जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसने सर्विस कंडीशन के साथ साथ उसने वेस्टिंग कंडीशन को भी इंक्लूड कर दी, यानी आप ये काम करेंगे तो आपको शेयर मिलेंगे, ठीक है। ये नहीं कहा, ये तो कह रहा है कि इतने साल तक रुको, लेकिन उसके साथ कह रहा है कि इतने साल तक रुकने के साथ साथ ये काम भी करना है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ एम्प्लॉइज को आप इतने साल रुको, हम शेयर इशू करेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन किए थे कि 4 साल तक रुकें, 3 साल तक रुकें, तो आपको शेयर इशू कर दिए जाएंगे, बस खत्म, खलास। लेकिन जबकि आगे देखें तो कह रहे हैं इतने साल तक रुको, और इसके साथ साथ आपने ये टारगेट भी अचीव करना है। तो यानी आप यहाँ पर दो टारगेट दिए गए हैं, एक तो नंबर ऑफ ईयर्स, दूसरा क्या है कि वो जो भी कहा कि आप हमारी जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके दिखाएं। तो जितने भी सालों तक हम उसमें देखेंगे कि वो मीट कर सकते हैं नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 80% एम्प्लॉइज रुकेंगे, ठीक है। ग्रांट डेट यहाँ पे देखें, ईयर 1 में 85% एम्प्लॉइज रुकेंगे, और कंडीशन जो हमने टारगेट दिया ना, उसको भी अचीव कर लेंगे। यहाँ पर देखें 75% एम्प्लॉइज रुकेंगे, और क्या होगा? वो कंडीशन मीट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये कि जो हमने P&L डेबिट किया होगा, उसको हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर देखें, एम्प्लॉइज ने मीट कर लिया, 3 ईयर्स थे, मीट कर लिया, दोबारा से हम एंट्री बनाएंगे 650 एम्प्लॉइज, क्योंकि एक्चुअल डाटा। तो लेट्स को ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास क्या था कि एम्प्लॉइज कितने थे? 800। कितने परसेंट चांसेस थे? 85%, तो 85% चांसेस हैं, ठीक है। हर एक को कितनी इशू करेंगे? 300 इशू करेंगे, तो 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, हमेशा हम शेयर प्राइस ग्रांट डेट की लेते हैं, ये बात याद रखिएगा, हमेशा हम शेयर प्राइस ग्रांट डेट की लेते हैं, ठीक है। तो ग्रांडेड की हमने शेयर प्राइस ली, और इंटू 1/3 किया, क्योंकि टारगेट मीट हो रहा था, तो हमने पीएनएल डेबिट और शेयर बेस प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर ली, ठीक है। यहाँ इस सेकंड ये एंट्री, फर्स्ट जो यहाँ की एंट्री पास होगी ना, वो पीएनएल डेबिट और शेयर बेस प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर ये 2 में जाते हैं, तो ये टारगेट मीट नहीं हो पा रहा, तो हम वो जो एंट्री पास कर चुके हैं ना, उस एंट्री की रिवर्सल एंट्री पास कर लेंगे, कि शेयर बेस प्रीमियम जो हमने बुक किया उसको डेबिट कर लेंगे, और हम अपनी P&L को क्रेडिट कर लेंगे। जबकि ये 3 में जाते हैं, तो ये 3 में देखें दोनों चीज़ें मीट हो रही हैं, तो 650, ठीक है। और कितने हमारे पास एम्प्लॉइज थे? हमारे पास 650 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और हमने हर एक एम्प्लॉइज को कितने शेयर इशू करने हैं? 300 शेयर इशू करने हैं। और इंटू इंटू हम क्या करेंगे? 10 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ जो भी शेयर की जो वैल्यू होगी, जो हमने एम्प्लॉइज को देने, वो आ जाएंगे। तो हम एंट्री का पास करेंगे, पीएनएल डेबिट और पीएनएल डेबिट और शेयर बेस रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा।